प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र सिंह सह आचार्य दर्शन शास्त्र गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर आज आपको बीए तृतीय वर्ष आज हम चर्चा करेंगे कि सांख्य दर्शन प्रकृति के अस्तित्व के बारे में क्या कहता है और सांख्य कारिका जो उसका मूल ग्रंथ है उसमें प्रकृति अस्तित्व हेतु क्या प्रमाण या क्या तर्क प्रस्तुत किए गए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में आप लोगों ने सांख्य दर्शन का नामकरण अर्थात उसके परिचय के बारे में आपने व्याख्यान सुना था और उसी को हम आगे बढ़ाते हुए सांख्य की प्रकृति विवेचना के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है और द्वैतवादी होने के कारण वह दो मूल तत्व स्वीकार करता है, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। प्रकृति उन्हीं में से वो मूल तत्व है जिसके बिना जगत की सृष्टि जो है प्रारंभ नहीं होती। अकेला पुरुष चाहे कितना ही विशाल चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, लेकिन जब तक प्रकृति उसके साथ में नहीं जुड़ती पुरुष कुछ भी करने की स्थिति में समर्थ नहीं होता, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और त्रिगुणात्मिका होने के नाते जगत के विविध तत्वों की रचना प्रकृति के बिना संभव नहीं है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार इस जगत का मूल कारण प्रकृति है, जो स्वयं में कैसी है, कारणहीन है, अर्थात उसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि खुद ही वो क्या है, मूल कारण है। दूसरा, प्रकृति को प्रधान, ब्रह्मा, अव्यक्त, माया, जड़, अविद्या आदि नामों से जाना जाता है। प्रकृति अदृश्य, अव्यक्त, अचेतन, व्यक्तित्वहीन, शाश्वत, अनादि अर्थात जब से सृष्टि है तब से प्रकृति है, अनंत है, मन बुद्धि और अहंकार से भिन्न तत्व है। मन बुद्धि अहंकार आदि कार्यों का ये आधार है। आधार होने के कारण प्रकृति एक महत बुद्धि, अनंत और सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्ति है, जिसके द्वारा संसार की रचना और प्रलय का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है। यह प्रकृति त्रिगुणात्मक सत्व, रज और तम है। सांख्य प्रकृति को देश और काल में नहीं अपितु यह देश और काल को प्रकृति ही जन्म देती है। प्रमाण क्या दिए गए हैं सांख्य कारिका में? सांख्य कारिका में जो कारिका इसके लिए दी गई है वो है भेदानाम परिमाणात समन्वयात शक्तितः प्रवर्तेश्य कारण कार्य विभागाद अविभागाद वैश्वरूपस्य, जिसमें पहला है भेदानाम परिमाणात अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं परतंत्र हैं, सीमित हैं और सापेक्ष हैं, अपने आप में अनित्य हैं, अव्यापक हैं और अनेक हैं। यह तर्क सिद्ध करता है कि सीमित असीमित की ओर, परतंत्र स्वतंत्र की ओर, अनित्य नित्य की ओर गति करते हैं। जगत का कारण सीमित एवं सापेक्ष पदार्थ को ठहराना गलत है, इसलिए जगत का कारण एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ता है जो वस्तुतः अपने आप में स्वतंत्र है, असीम है और निरपेक्ष है, और यही सत्ता प्रकृति है। दूसरा क्या तर्क दिया गया है? भेदानाम समन्वयात् अर्थात जगत की समस्त वस्तुएं सीमित एवं सापेक्ष हैं। ये वस्तुएं यद्यपि भिन्न भिन्न है फिर भी इनमें समन्वय है। जब विश्व की विभिन्न वस्तुओं का विश्लेषण किया जाता है तो उनमें सामान्यतः सुख दुख व उदासीनता उत्पन्न करने की शक्ति पाई जाती है। इससे सिद्ध होता है कि जगत की वस्तुओं में सुख दुख और उदासीनता का भाव पाया जाता है, जिसका कारण यह तत्व प्रकृति ही है। तीसरा तर्क है शक्तितः प्रवर्तेश्य अर्थात समस्त कार्य कारण की शक्ति से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होगी तो कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात कोई न कोई कारण और यह कार्य शक्ति प्रकृति ही है जिससे समस्त जड़ जगत उत्पन्न होता है। चौथा तर्क दिया गया है कारण कार्य विभागात् अर्थात व्यक्त अवस्था कार्य का कारण से भेद या विभाग अनुभव सिद्ध है। समस्त जगत की ओर देखते हैं तो विश्व में जो है एकता दिखाई देती है, यद्यपि
जगत की वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी वे परस्पर संगठित हैं और उनका संगठित होना किसी एक मूल कारण की ओर संकेत करता है और यह मूल कारण प्रकृति ही है। पांचवा तर्क है अविभागाद् वैश्वरूपस्य, अर्थात प्रलय अवस्था अव्यक्त अवस्था, जिसमें समस्त कार्य बीज रूप में अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, और अव्यक्त अवस्था में कारण और कार्य में जो है अभेद संबंध होता है, जिसमें विश्व के समस्त पदार्थ प्रलय में विलीन होने से अविभागात् अर्थात अभिन्न बन जाते हैं, और इसका मूल कारण प्रकृति है, अर्थात कारण और कार्य में तादात्म्य का संबंध है। प्रकृति जगत का मूल कारण है और प्रकृति से ही संपूर्ण जगत की रचना होती है, और प्रलय काल में जगत की संपूर्ण वस्तुएं प्रकृति में मिल जाती हैं। पृथ्वी, अग्नि इत्यादि पंच महाभूत अपने कारण या तन मात्राओं में तथा तन मात्राएं अहंकार में और अहंकार महत या बुद्धि में तथा महत अपने मूल कारण प्रकृति में प्रविष्ट होकर अव्यक्त हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि इस प्रकृति अर्थात अव्यक्त की प्रकृति क्या है ना। ये अव्यक्त जो है तत्व की जब प्रलय की अवस्था होती है उसको अव्यक्त अवस्था कहा गया है। तो इसकी प्रकृति क्या है? सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के कारण यह अव्यक्त प्रकृति निरंतर प्रवर्तशील या क्रियाशील बनी रहती है। अव्यक्त की प्रकृति दो प्रकार की होती है, एक है स्वरूप परिणाम और दूसरा है विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम का मतलब सृष्टि कालीन अवस्था, जब सृष्टि की रचना होती है, और विरूप अवस्था प्रलय कालीन अवस्था, जब सृष्टि जो है वो अपने मूल कारण में जाकर के समा जाती है। प्रलय काल में सत्व गुण सत्व रूप में, रज रजो में और तम तमो में जाकर के मिल जाते हैं, और इसे गुणों की साम्य अवस्था कहते हैं। और यह अव्यक्त अवस्था जो है प्रकृति तीनों गुणों के साथ जो है शांत अवस्था में स्थित हो जाती है, तथा जब ये तीनों गुण जो है क्रियाशील होकर के प्रकृति के साथ मिलकर के जो है जब जगत की रचना कर बैठते हैं तो उसे प्रकृति की व्यक्त अवस्था कहते हैं। समुदयात शब्द सृष्टि अवस्था का निरूपण है, तथा त्रिगुणतः मूल प्रकृति की अव्यक्त दशा का निरूपण है। ठीक है, अर्थात मूल रूप से मूल प्रकृति में तीनों गुण उसमें जो है अव्यक्त रूप से उसमें निहित रहते हैं, और अवसर आने पर जब प्रकृति के इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था भंग होती है तो जगत की रचना हो जाती है, प्रकृति अपने व्यक्त रूप में सामने आती है। अब हम इसकी आलोचना देखेंगे कि इस जो है प्रकृति के जो प्रमाण दिए गए हैं या जो प्रकृति के जो विचार हैं सांख्य दर्शन के, उनकी क्या क्या आलोचनाएं की जाती हैं। तो आप देखेंगे पहली आलोचना, सांख्य दर्शन मानता है कि जगत के समस्त पदार्थ सीमित परिमाण वाले हैं और फिर इनका कारण अपरिमित परिमाण वाले तत्व को मानना विरोधाभास पूर्ण हो जाता है। दूसरी आलोचना, जगत के समस्त पदार्थ सीमित परिमाण वाले हैं, अतः इनका समन्वय किसी अपरिमित परिमाण वाले तत्व में मानना असंगत है। तीसरा, सांख्य समस्त पदार्थों को सावयव मानता है तथा प्रकृति को निर्वयव मानता है कि प्रकृति में कोई अवयव नहीं है, किंतु कोई निर्वयव तत्व सावयव पदार्थों का कारण कैसे हो सकता है। चौथी आलोचना कि सांख्य में प्रकृति को निष्क्रिय माना गया है जबकि भौतिक पदार्थों को चेतन माना गया है, किंतु यदि प्रकृति सभी भौतिक पदार्थों का कारण है तो फिर इन पदार्थों में सक्रियता कहाँ से आती है, यह स्पष्ट नहीं होता, क्योंकि प्रकृति का स्वभाव कैसा है? निष्क्रिय और जड़। ये सांख्य जो है प्रकृति के प्रमाण देकर के ये स्थापित करता है कि सांख्य का ये मूल तत्व है और इस प्रकृति के बिना जगत की रचना किसी भी रूप में संभव
नहीं हो सकती। प्रकृति अपने दो रूपों में जगत को अभिव्यक्त करती है, अपने में उसे विलुप्त करती है। एक है स्वरूप अवस्था जो कि सृष्टिकालीन अवस्था, और एक विरूप अवस्था जो प्रलयकालीन अवस्था। कि प्रकृति में तीन मूल गुण निवास करते हैं, सत्वगुण, रजो और तमोगुण। इन तीनों के कारण ही प्रकृति में जो है सक्रियता आती है और वह गतिशील होकर के जगत की रचना संभव करती है। तो सांख्य दर्शन में प्रकृति जो है उसका मूल तत्व है, और प्रकृति के अभाव में सांख्य दर्शन किसी भी रूप में गति करने में सक्षम नहीं है। उसका आधार ही प्रकृति है। तो इस प्रकार सांख्य का ये प्रकृति जो तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम अगले जो है क्लास में चर्चा करेंगे सांख्य के अनुसार पुरुष का अस्तित्व। कि सांख्य जो है दूसरा जो मूल तत्व स्वीकार करता है, पुरुष, उसके स्वरूप के बारे में, उसके अस्तित्व के बारे में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत करता है, सांख्यकारी का क्या प्रमाण प्रस्तुत करती है पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के लिए। तो आप जो है इस प्रकृति के इस वीडियो को ध्यान से सुने और इसको समझने का प्रयास करें, और फिर हम अगली क्लास में पुरुष के स्वरूप को लेकर के उपस्थित होंगे। और धन्यवाद।